कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को ढेर सारा स्नेह का सही स्वरूप तब जब हम आपके लिए वह सिखा सकें जो कठिन है। कठिन क्या है? पवित्रता लाना। और पवित्रता हमेशा हमने देखा है आती है काव्य से, कविता से, अच्छे दृश्यों को देख करके, अच्छी बातें सुन करके। आपने देखा होगा रामायण जी भी काव्य में है। कोई भी धर्म होगा उसमें काव्य होता है। हम लकी हैं कि पाठ्य पुस्तक में भी काव्य खंड है और उसमें ग्रामीण परिवेश का चित्रण केदारनाथ अग्रवाल जी कर रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी पृष्ठ 121 और 122 में जो पूर्ण करना है देखें। प्रकृति कितनी मनोरम है और कवि को कितना अच्छा लग रहा है वो सारे दृश्य देख करके। वह मानवीकरण कर रहे हैं। मानवीकरण जानते हैं, कल भी स्पष्ट किया था। प्रकृति के अंग उपांगों के माध्यम से क्या करना? मनुष्यों जैसा व्यवहार कराना, मनुष्यों जैसा उनका बिहेव स्पष्ट करना। तो देखें, अब यहाँ पर कवि खेत के किनारे मेड़ पर बैठा हुआ है, वहाँ के दृश्य देख रहा है और वहाँ एक बंगुला है और वह ऐसा लगता है जैसे ध्यान में हो, लेकिन वह मछली को देखता है तो तुरंत उस पर क्या करता है? चट दबाकर चोंच में, किसको? कुछ मछली को अपनी चोंच में दबाकर नीचे गले के डालता है, मतलब वह उसे निगल जाता है, खा लेता है। एक काले मात वाली चतुर चिड़िया जिसका मस्तिष्क, मात का अर्थ बेटा क्या है? मस्तिष्क। मात इसे मस्तिष्क कहते हैं। मस्तिष्क मतलब इस सिर का ए वाला भाग, ये क्या कहलाता है? मस्तिष्क कहलाता है। कहते हैं कि एक काले मस्तिष्क वाली चतुर चिड़िया। चतुर मतलब बहुत अधिक समझदार, के कहीं कोई उसको पकड़ ना ले, कोई उसको हानि ना पहुंचा दे, इस बात का ध्यान रखती वो चतुर चिड़िया। चिड़िया भी लिखा तो देखना नीचे बिंदी रहती, ध्यान रखना, क्योंकि ये छोटी बातें अपन को ध्यान रखना चाहिए, बड़ी बातें तो ध्यान रखना ही चाहिए। श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन। क्या होता है? श्वेत पंख, सफेद जो पंख हैं उसके झपाटे मतलब जल्दी से। इसमें भी पुस्तक में भी इसके बेटा शब्दार्थ होते हैं। झपाटे मारना मतलब जल्दी से उसको झपटना। फौरन मतलब तुरंत। टूट पड़ती भरे जल के हृदय पर, ऐसा लगता है जैसे हृदय में जल भरा हो, उसके लिए जल को एक हृदय की संज्ञा दी गई है। और क्या है? एक उजली चटुल मछली, चटुल मतलब चंचल मछली, चोंच पीली में दबाकर। उसकी चोंच कैसी है? किसकी? वह काले मात वाली चिड़िया की चोंच कैसी है? पीली में दबाकर उस मछली को क्या करती है? दूर उड़ती है गगन में। गगन मतलब आकाश, ऊपर आसमान। और मतलब और यहीं से भूमि ऊंची है। यहीं से जो भूमि है, भूमि मतलब उस क्षेत्र का जो भाग है, खेती का क्षेत्र, वह भूमि ऊंची है। ऊंची है मतलब क्या होता है कि सदा एक सी स्थिति नहीं रहती, सब जगह अलग अलग रहता है। आप खुरई में भी देखते होंगे, मिड टाउन की तरफ जाएं तो ढलान है, और उसके बाद झंडा चौक तरफ जाएं तो ऊंचाई है, पठार तरफ जाएं तो थोड़ी और ऊंचाई है, फिर सागर नाका तरफ जाएं तो फिर ढलान है। ये सारी चीज़ें जमीन की स्थितियाँ होती हैं। ऐसे ही वहाँ पर जंगल किसी भूमि में भी कुछ ऊंची भूमि है उस एरिया में, और कि जहाँ से रेल की पटरी गई हुई है। हमने इसको समझाने की कोशिश की है। मान लो ये भूमि है और भूमि का ये ऊपरी भाग है, थोड़ा सा ऊंचा का भाग, और यहाँ से क्या है? रेल लाइन गई हुई है। वो दृश्य वहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि रेल लाइन जो है वहाँ से निकल रही है, मतलब वहाँ से गाड़ी निकलती है। रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। ट्रेन का टाइम नहीं है से तात्पर्य इसका क्या है? ट्रेन उस समय निकल नहीं रही है, वो मात्र खाली पटरी दिख रही है। मैं यहाँ क्या हूँ? स्वच्छंद हूँ। देखो, स्वच्छंद का अर्थ होता है बेटा, स्वच्छंद कहलाता है बंधन रहित। स्वच्छंद का अर्थ क्या होता है? बंधन रहित। तो कोई बंधन रहित कोई चीज कैसे होती है? जब कहीं किसी स्तर पर कोई लोड ना हो, बिल्कुल आदमी उन्मुक्त रहे, वो स्वच्छंदता कहलाती है। लेकिन इसमें एक हानि भी होती। हानि क्या होती है? बुराई आए तो बुराई में भी व्यक्ति क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। लेकिन हम आपसे यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ बुराई में लिप्त नहीं है कभी, बल्कि कोई भी दबाव नहीं है, तनाव नहीं है। इसके लिए कहा गया है कि मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना नहीं है। जाना नहीं है मतलब कहाँ? कहीं भी जाना नहीं, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है। यदि किसी को कहीं जाना हो तो फिर निश्चिंता से नहीं बैठ सकता जब तक कि स्टेशन ना पहुंच जाए। स्टेशन पर भी तो सोचता कब ट्रेन आएगी, जैसे ट्रेन आ जाए तो उसमें बैठ जाए। बैठने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, तो कहीं कुछ भी काम हो तो स्वच्छंद नहीं रह सकता। इसलिए कभी को कहीं जाना नहीं है तो वो क्या कह रहा है? मैं स्वच्छंद हूँ। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी,
अनगढ़ चौड़ी वह कहलाती है जहाँ कोई नियमबद्धता ना हो, बिल्कुल कहीं चौड़ी, कहीं पर सकरी, कहीं पर मतलब कोई स्थायित्व ना हो, मतलब स्थायित्व से मतलब कि कोई समानता ना हो, ऐसी अनगढ़ चौड़ी। कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। देखो पहाड़ियों के बारे में इसको संक्षेप में अपन देख सकते हैं। जैसे ये पहाड़ी अपन समझें, कुछ ऐसे ऐसे पहाड़ियाँ ये बन गई, पहाड़ी बन गई, तो ये क्या अनगढ़ चौड़ी कहलाई ना। कुछ यहाँ पर चौड़ापन है, कुछ ऐसा अनगढ़ मतलब कोई निश्चित मापदंड ना हो, तो ऐसी अनगढ़ चौड़ी पहाड़ियाँ हैं। किस चीज़ की हैं? चित्रकूट की। और क्या है? कम ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा नहीं, कम। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम, जो चौड़ी कम है, और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, जो अनगढ़ चौड़ी कम है और ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, दूर दिशाओं तक फैली हैं, मतलब दूर तक वो दिखाई दे रही हैं। बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार क्रूप खड़े हैं। बेटा बांझ भूमि यहाँ इसलिए कहा गया जहाँ खेती नहीं होती, जिस जमीन में क्या ना हो, खेती नहीं हो, वो बांझ कहलाती है। जैसे किसी माँ के मतलब किसी के यहाँ पुत्र नहीं हो, उसे बांझ, पुत्र पुत्री ना हो, संतान ना हो, उसे बांझ कह देते। ऐसे ही जहाँ कृषि भूमि ना हो, मतलब जहाँ से फसल नहीं उगती हो, काम की वस्तुएं नहीं उगती हों, ऐसी भूमि के लिए क्या कहा गया है? बांझ भूमि कहा गया है। और बांझ भूमि में रीवा, रीवा एक प्रकार का बेटा पेड़ होता है, और वह बबूल जैसे आकार का होता है। बबूल मतलब जो जिसमें कांटे होते हैं, ऐसे ही रीवा का पेड़ जो अनायास उगाया है। कई बार होता है कि कहीं कोई भी जमीन वो खाली पड़ी हो, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि वो खाली पड़ी रहेगी, कुछ ना कुछ वहाँ तो उगाते हैं। ऐसे रीवा का पेड़ क्या है? उसमें उगाया है। और क्या कहते हैं? ऊंची ऊंची बांझ भूमि पर इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार क्रूप खड़े हैं। कांटेदार हैं और कैसे हैं? क्रूप खड़े हैं, वो देखने में अच्छे नहीं लगते हैं। और आगे क्या है? सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता आनंद बरसाता हुआ। सुग्गे का स्वर एक प्रकार का टोटा है, उसे सुग्गा कहते हैं। स्वर टे 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 टे। सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, यानी जब चारों तरफ शांत वातावरण हो, वनस्थली मतलब वह जंगल, वहाँ शांत वातावरण हो और कोई आवाज हो तो ऐसा लगता है जैसे वह हृदय चीरता हुआ कोई आवाज आ रही हो। उठता गिरता, उठता गिरता मतलब कुछ उठता है फिर गिरता है। सारस का स्वर, सारस का कैसा स्वर है? कुछ ऊंचाई की ओर जाता है फिर कम हो जाता है। ऊंचाई और कम मतलब आरोह है, अवरोह कहलाता है उसे साहित्यिक भाषा में। आरोह मतलब कोई भी चीज को एक ऊंचाई की तरफ ज्यादा तेज आवाज में खींचना, फिर उसको कम आवाज में करना, वो उठता गिरता कहा गया। सारस का स्वर टरंटो टरंटो। मन होता है उड़ जाऊं मैं, कवि का हृदय मन है, उन्मुक्त है, वो क्या कह रहा है? उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग। पर मतलब पंख, जैसे सारस पक्षी क्या होता है? पर फैला करके क्या होता है? उड़ता है। ऐसे ही मैं उसके साथ अपने पंख फैला करके क्या कर जाऊं? उड़ जाऊं। जहां जुगल जोड़ी रहती है, जुगल जोड़ी मतलब दो लोग प्रेम करने वाले लोग, युगल कपल कहलाते हैं, और जुगल माने दो लोग, जोड़ी रहती है। हरे खेत में, हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूँ, सबसे सच्चे प्रेम की कहानी सुन लूँ। चुप्पे चुप्पे मतलब बिना कोई आवाज़ के छिप करके कोई प्रेम की स्नेह की बात में सुन लूँ। यहाँ कवि का हृदय का कवि मन ऐसा जागृत है जिसमें कि प्रकृति के माध्यम से प्रेम का संदेश देना चाहता है। प्रकृति के माध्यम से तनाव मुक्त रह करके जीवन में प्रकृति से जुड़ना चाहता है। और सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि नगर जो स्वार्थ का परिवेश होता है उससे दूर वह ग्रामीण परिवेश में अपने आप को सुख का, आनंद का एहसास करता है, कराता है, और कविता प्रस्तुत करके विद्यार्थियों में भी प्रकृति प्रेम की भावना जागृत करना चाहता है। बेटा आप इसको ठीक से पढ़िएगा, समझिएगा, और अगले वीडियो के माध्यम से प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्नोत्तर ठीक से तब बनेंगे जब ये कविता आपको ठीक से समझ में आई होगी। समझ में आई होगी, शब्दार्थ हम आपके लिए भेजेंगे। आपको शब्दार्थ लिखना नहीं है, मात्र समझने के लिए, ठीक है ना? ढेर सारा स्नेह।